क्लासरूम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको तमाम न्यूमेरिकल समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। हमें नीचे कुछ यूनिट्स दिया गए हैं और कहा गया है कि इन्हें कन्वर्ट करना है। हमारे पास पार्ट ए है 850 mmHg to ATM, यानी कि 850 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को हमने एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अब हमारे पास यहाँ पे 760 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके यहाँ पे 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 760 ATM के। लेकिन हमने 1 mm ऑफ Hg नहीं फाइंड करना, बल्कि हमने 850 mm ऑफ Hg फाइंड करना है। इसलिए हम 850 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 850 को 1 डिवाइडेड बाय 760 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 850 1 ज़ा 850 एंड इधर जब हम 850 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन 760 पे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.881 ATM, यानी कि 850 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इक्वल होता है 1.118 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 2,05,000 पास्कल टू ATM, यानी कि 2,05,000 पास्कल को हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1,1325 पास्कल इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो हमने 1 पास्कल सबसे पहले फाइंड करना है, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट हम पहले फाइंड करते हैं। इसलिए 1,1325 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता चल गया है कि 1 पास्कल इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 1,1325 ATM के। लेकिन हमने 1 पास्कल नहीं फाइंड करना, बल्कि हमने 2,05,000 पास्कल्स को फाइंड करना है। इसलिए 2,05,000 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड पे भी 1 पास्कल के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम वही वैल्यू आएगी, लेकिन इस साइड पे हमने 2,05,000 को सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड देन 1,1325 पे डिवाइड करना है। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2.02 ATM आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2,05,000 पास्कल इक्वल होता है 2.02 ATM के। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास पार्ट सी है 560 टोर टू cm ऑफ Hg, यानी कि हमने 560 टोर को सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें पता है कि 1 टोर इक्वल होता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg के, तो इसलिए 560 टोर इक्वल होता है हमारे पास 560 mm ऑफ Hg के। क्योंकि 1 टोर 1 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है, तो 560 भी 560 के ही इक्वल होता है। और हमें यह भी पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, क्योंकि हमें यहाँ सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में फाइंड करने को कहा गया है। इसलिए हम 560 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे। जब हम 560 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 56 सेंटीमीटर ऑफ Hg में आंसर फाइंड हो जाता है, यानी कि 560 टोर इक्वल होता है 56 सेंटीमीटर ऑफ Hg के। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स का। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में फाइंड करने को कहा गया है, न कि मिलीमीटर में। अगर मिलीमीटर में फाइंड करने का कहा होता तो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर होता, लेकिन उन्होंने सेंटीमीटर में फाइंड करने को कहा है, इसलिए हमने 560 को 10 पे डिवाइड किया एंड देन जो आंसर आया वो हमारे पास फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास पार्ट डी है 1.25 ATM टू पास्कल, यानी कि हमने 1.25 एटमॉस्फेरिक को पास्कल में कन्वर्ट करना है। हमें यह भी पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है 1,1325 पास्कल के। तो हम दोनों साइड पे 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1.25 को हमने 1 ATM के साथ भी मल्टीप्लाई किया एंड 1.25 को हमने 1,1325 पास्कल के साथ भी मल्टीप्लाई किया।
जब हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे तो 1.25 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 1,26,665.25 पास्कल हमारे पास आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। यहाँ पे कुछ टेम्परेचर के यूनिट्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इनको इंटर कन्वर्ट करना है, यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर के। सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए है 750 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। हमारे पास फार्मूला है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। डिग्री सेल्सियस की जगह पे हम 750 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। डिग्री सेल्सियस की जगह पे हमने 750 लिखा प्लस 273, उसी तरह सेम एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 123 केल्विन ये हमारे पास आंसर आ जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 750 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इक्वल होता है 123 केल्विन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास पार्ट बी है 150 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही फार्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास फार्मूला है K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस की जगह पे 150 पुट करेंगे एंड 273 सेम एज इट इज लिखेंगे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 423 केल्विन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास सी पार्ट है 100 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हमने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। पहले दो पार्ट में हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया था, अब हमने रिवर्स चलना है। अब हमने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला को देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने खास ख्याल रखना है कि जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो प्लस का निशान आएगा, लेकिन जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो देन आपने माइनस करना है। हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, केल्विन की जगह पे 100 लिखेंगे एंड माइनस 273 सेम एज इट इज लिखेंगे। जब हम 100 में से 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 173 डिग्री सेल्सियस। माइनस का साइन इधर इसलिए है क्योंकि बड़ी वैल्यू यानी 273 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। इसका मतलब यह है कि 100 केल्विन हमारे पास इक्वल होता है माइनस 173 डिग्री सेल्सियस के। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास पार्ट डी है 172 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। सेम इसी तरह पार्ट सी वाला प्रोसीजर अब हम रिपीट करेंगे। फार्मूला देखते हैं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, केल्विन की जगह पे 172 माइनस 273 सेम एज इट इज लिखेंगे। 172 में से 273 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 101 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 172 केल्विन हमारे पास इक्वल होता है माइनस 101 डिग्री सेल्सियस के। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट और न्यूमेरिकल नंबर 3 है, अ गैस at pressure 912 millimeter of mercury has volume of 450 centimeter cube. What will be its volume at 0.8 atm? यहाँ पे हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कह रहा है कि हमारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर 912 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है और इस प्रेशर पे उस गैस का वॉल्यूम 450 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब इस गैस का प्रेशर हम 0.4 atm करेंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि दरअसल हमसे वॉल्यूम फाइंड करने का कहा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास है P1 यानी कि इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया गया है 912 mm ऑफ Hg। तो हमने यहाँ लिख लिया 912 mm ऑफ Hg, लेकिन इसे हमने एटीएम में कन्वर्ट करना है। हम इसे एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए 912 को 760 पे डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.2 atm आंसर आएगा। इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू अब हमारे पास 1.2 atm है। V1 यानी कि इनिशियल वॉल्यूम भी हमें स्टेटमेंट में प्रोवाइड किया गया है जो कि 450 सेंटीमीटर क्यूब है।
जो कि 450 क्यूबिक सेंटीमीटर है, वो भी हम गिवन डेटा में लिख देंगे। हमारे पास V2 हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है व्हाट विल बी द वॉल्यूम, यानी कि हमें फाइनल वॉल्यूम V2 फाइंड करने के लिए कहा गया है। एंड P2 जो कि फाइनल प्रेशर है वो हमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि 0.4 atm है। यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें प्रोवाइड किया गया है। अब हम यहाँ पे एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दरअसल ये हमारे पास बॉयज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। हमने यहाँ पे mm ऑफ Hg को atm में इसलिए कन्वर्ट क्योंकि बॉयज लॉ में हम प्रेशर की वैल्यूज atm यूनिट में पुट करते हैं। तो अब हमने फाइंड करना है V2, हमने V2 फाइंड करना है, इसलिए V2 को इसी जगह रहने देंगे और P2 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी V2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। अब हमने इस वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। हम वैल्यूज पुट करेंगे P1 की जगह पे 1.2 atm एंड V2 की जगह पे 450 डिवाइडेड बाय P2 की जगह पे 0.4 atm। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे हम 450 को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 0.4 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि 0.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारे पास गैस का वॉल्यूम 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टेटमेंट हमारे सामने है, अ गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 800 cubic centimeter at 1 atmospheric pressure. It is called to expand up to 1200 cubic centimeter. What will be its pressure in millimeter of mercury? हमें कहा गया है कि हमारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर 1 atm है और इस प्रेशर पर उसका वॉल्यूम 800 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जब हम इसका वॉल्यूम 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे तो हमारे पास इसका प्रेशर कितना होगा, यानी कि दरअसल हमें प्रेशर फाइंड करने के लिए कहा गया है और प्रेशर भी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में फाइंड करने को कहा गया है। तो चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा है, गिवन डेटा को हम देखेंगे। हमारे पास गिवन डेटा में इनिशियल प्रेशर दिया गया है जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसे हम मिलीमीटर ऑफ Hg में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के। नेक्स्ट हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है जो कि हमारे पास 800 क्यूबिक सेंटीमीटर है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास फाइनल वॉल्यूम दिया गया है जो कि हमारे पास 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब हमें फाइनल प्रेशर यानी P2 फाइंड करने का कहा गया है। तो जैसे कि हमें पता है बॉयल्स लॉ का, यहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा तो बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमने P2 फाइंड करना है। P2 को हम यहीं पे रहने देंगे एंड V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके P1 V1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। अब हम इस वाले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। P1 की जगह पे 760, V1 की जगह पे 800 एंड V2 की जगह पे 1200। जब हम 760 को 800 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 1200 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 506.9 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हम गैस का वॉल्यूम 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर करेंगे तो हमारे पास गैस का प्रेशर आएगा 506.9 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट हमारे सामने है, इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस फ्रॉम 87.5 to 118 cubic centimeter while holding the pressure constant. What would be the final temperature if the initial temperature is 23 degrees Celsius? हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कह रहा है कि हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया है 87.5 से 118 क्यूबिक सेंटीमीटर तक, यानी कि उसका इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास जो था वो 87.5 था, फिर हमने उसका वॉल्यूम बढ़ाकर 118 क्यूबिक सेंटीमीटर कर दिया है। इस दौरान हमारे पास जो इसका प्रेशर है वो कांस्टेंट है
व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, हमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड करने का कहा गया है। इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसका इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 23 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले गिवन डेटा हम देखेंगे। गिवन डेटा को हम अपने पास नोट करेंगे। T1 यानी कि इनिशियल टेम्परेचर जो कि हमें यहाँ प्रोवाइड किया गया है 23 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 23 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम 23 के साथ 273 को प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 296 केल्विन। अब हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू 296 केल्विन है। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए कहा गया है, इसलिए T2 इज इक्वल टू स्टिल नॉट फाइंड। V1 यानी इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया गया है 87.5 क्यूबिक सेंटीमीटर और फाइनल वॉल्यूम भी हमें प्रोवाइड किया गया है जो कि है 118 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम बढ़ेंगे फॉर्मूले की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। ये दरअसल एक चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। चार्ल्स लॉ के लिए हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने T2 यानी फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, तो इसलिए T2 को इस साइड पे हम ले आएंगे एंड T1 जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके V2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और V1 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी T2 इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइडेड बाय V1। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 296 V2 की जगह पे हम 296 पुट करेंगे, T1 की जगह पे 118 पुट करेंगे एंड V1 की जगह पे 87.5 पुट करेंगे। जब हम 296 को 118 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 87.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 399 केल्विन। अब हमने अगेन इस 399 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में टेम्परेचर दिया गया था। इसलिए अब हम 399 में से 273 को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 126 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में फाइनल आंसर आ गया है। इसका मतलब ये है कि जब हम उस गैस के वॉल्यूम को 87.5 से 118 क्यूबिक सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे तो हमें 23 डिग्री सेल्सियस तो हमें उसका टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 126 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। स्टेटमेंट हमारे सामने है, अ सैंपल ऑफ गैस इज कूल्ड एट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेयर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि हमारे पास एक गैस का सैंपल है जिसे हमने कूल किया है कांस्टेंट एटमॉस्फेयर में और इसे हमने इतना कूल किया कि उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था जिसे हमने डिक्रीज करके 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। कमेंट यानी तबसरा करके बताएं, हमें कमेंट करके बताएं। पार्ट ए, विल द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसा कि हमने 1/3 इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया, क्या इसका वॉल्यूम भी 1/3 ही डिक्रीज होगा? पार्ट बी, इफ नॉट अगर नहीं, देन बाय व्हाट रेशियो विल द वॉल्यूम डिक्रीज, तो फिर किस रेशियो से इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा? तो गिवन डाटा की तरफ जाते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास है T1 इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 30 डिग्री सेल्सियस। इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 303 केल्विन। T2 फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है 10 डिग्री सेल्सियस। 10 के साथ हम 273 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 283 केल्विन। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला है हमारे पास चार्ल्स लॉ का, V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, तो इसलिए V2 को हम यहीं पे रहने देंगे। T2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनेगी V2 इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइडेड बाय T1। फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। T2 की जगह पे 283, V1 चूंकि हमारे पास नहीं दिया गया इसलिए V1 की जगह पे हम x पुट करेंगे, T1 की जगह पे 303 पुट करेंगे। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.93x। ये पार्ट 1 का आंसर था। पार्ट 2 के लिए हम इसका रेशो फाइंड करेंगे, रेशो बिटवीन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम के दरमियान हम रेशो फाइंड करेंगे। V1 रेशो V2, V1 की वैल्यू हमारे पास x थी जो हमने सपोज की थी,
V1 की जगह पे x पुट करेंगे, V2 की जगह पर V2 की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी अभी फाइंड की है 0.93x। x को x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रेशो इसका आएगा 1:0.93। ये बी पार्ट का आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7। स्टेटमेंट है A balloon that contains 1.6 dm³ of air at standard temperature 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure is taken under water to depth at which its temperature increase to 3.0 atm. Suppose that temperature remain unchanged. What would be the new volume of balloon? Does it contract or expand? तो हम जाएंगे गिवन डेटा की तरफ। हमारे पास गिवन डेटा में हमें दिया गया है इनिशियल प्रेशर जो कि हमारे पास है P1 = 1 atm, P2 फाइनल प्रेशर हमारे पास दिया गया है 3 atm, V1 इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया गया है 1.6 dm³ एंड V2 फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं P1 V1 = P2 V2। V2 फाइंड करने के लिए हम V2 यहीं रहने देंगे, P2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनेगी V2 = P1 डिवाइडेड बाय P2। फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास P1 की जगह पे 1 atm पुट करेंगे, V1 की जगह पे 1.6 dm³, P2 की जगह पे हम 3 atm पुट करेंगे। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा V2 = 0.53 dm³। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8। स्टेटमेंट हमारे सामने है A sample of neon gas is occupies a volume of 75.0 cm³ at very low pressure of 4.0 atm. Assuming temperature remain constant, what would be the volume at 1 atm pressure? स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि हमारे पास नियोन की गैस है जिसका वॉल्यूम 75 क्यूबिक सेंटीमीटर है और इसका जो प्रेशर है वो हमारे पास 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इस दौरान हमारे पास टेम्परेचर टेंट है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम एट 1 atm प्रेशर? अब अगर हम इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करके रिड्यूस करके 1 atm कर दें तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? गिवन डेटा की तरफ जाएंगे। हमारे पास गिवन डेटा में हमें इनिशियल प्रेशर दिया गया है जो कि 4 atm है और हमें फाइनल प्रेशर दिया गया है यानी P2 जो कि 1 atm है। V1 इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया गया है 75 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड V2 यानी फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं P1 V1 = P2 V2। तो इसमें हमने V2 फाइंड करना है, V2 को यहीं पे रहने देंगे, P2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनेगी V2 = P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। P1 की जगह पे 0.4, V1 की जगह पे 75 एंड P2 की जगह पे 1 पुट करेंगे। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा V2 = 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 9। स्टेटमेंट में हमारे पास है अ गैस ऑक्युपाइज ऑफ 35.0 dm³ एट 17 डिग्री सेल्सियस। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम हमारे पास है 35 dm³ और इसका टेम्परेचर हमें बताया गया है 17 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। इफ द गैस टेम्परेचर राइजेस ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर हम उस गैस का टेम्परेचर डबल करते हैं, 17 का डबल करते हैं 34 डिग्री सेल्सियस एट अ कांस्टेंट प्रेशर और प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है, वुड यू एक्सपेक्ट द वॉल्यूम इज डबल? तो क्या हमारे पास वॉल्यूम भी डबल होगा या नहीं? इफ नॉट, अगर नहीं होगा, कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम, तो फिर न्यू वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करें। बढ़ेंगे गिवन डेटा की तरफ। गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर T1 दिया गया है जो कि है 17 डिग्री सेल्सियस। T2 हमें दिया गया है फाइनल टेम्परेचर जो कि है 34 डिग्री सेल्सियस। V1 इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है 35.0 dm³ एंड फाइनल वॉल्यूम V2 हमने फाइंड करना है। एज वी नो, फार्मूला हमें याद है V1 डिवाइडेड बाय T1 = V2 डिवाइडेड बाय T2। फाइंड हमने V2 करना है, इसलिए T2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके T2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनेगी V2 = T2 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइडेड बाय T1। फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। V2 = T2 की जगह पे 35, V1 की जगह पे 307, T1 की जगह पे 290। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 307 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करके 290 पे जब हम डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा 37.05 DM³। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट और आखिरी न्यूमेरिकल हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10। द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज टाइटान। यहाँ पे दरअसल हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि सैटर्न जो कि एक प्लेनेट है उसका सबसे बड़ा मून, उसका नाम टाइटान है। डियर स्टूडेंट्स, ये याद कर लीजिए, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs में भी पूछा जा सकता है। इट हैज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें बताया गया है कि इतना उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द ATM? दरअसल ये हमें पास्कल्स में उसका प्रेशर दिया गया है और हमसे कहा गया है कि उसका प्रेशर ATM में फाइंड कर दें। इज इट हायर देन द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हमसे पूछा गया है कि क्या उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें जो डाटा दिया गया है उसमें प्रेशर हमें दिया गया है P = 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ ये हमें प्रेशर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ पास्कल्स। और हमें ये पता है कि 1,1325 पास्कल्स इक्वल होते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है 1,1325 पास्कल के। दोनों वाइस वर्सा हैं, एक ही बात है। अब हमने 1 पास्कल का फाइंड करना है, तो यहाँ पे 1,1325 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता चल गया है कि 1 पास्कल इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 1,1325 ATMs के। लेकिन हमने 1 पास्कल नहीं फाइंड करना, हमने 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल्स फाइंड करने हैं। तो इसलिए हम इस वाली वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। हम 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ को 1 पास्कल के साथ और दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम वही वाली वैल्यू आएगी, लेकिन इस साइड पे हम 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 1,1325 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.58 एटमॉस्फेरिक। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल था। इन न्यूमेरिकल को आपने समझ तो लिया, लेकिन अब इनके बाद आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की मजीद एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जो आपके एजुकेशन और आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है।